Welcome to Simplified UPSC by PPP, where we learn and grow together. सिंप्लीफाइड यूपीएससी बाय पीपीपी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी होस्ट और आज हम एक बहुत ही ज़रूरी विषय पर बात करने वाले हैं, संजीव वर्मा की इंडियन इकोनॉमी किताब से सस्टेनेबल डेवलपमेंट और क्लाइमेट चेंज। नमस्कार। हाँ, ये विषय यूपीएससी के लिए बहुत ही अहम है। प्रीलिम्स मेंस दोनों में ही इससे सवाल बनते हैं। इकोनॉमी और एनवायरनमेंट दोनों का संगम है ये। बिल्कुल। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब सिर्फ पर्यावरण बचाना ही नहीं होता ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये असल में एक संतुलन बनाने की कोशिश है, आर्थिक विकास, सामाजिक बराबरी और पर्यावरण की सुरक्षा, इन सब के बीच में। और क्लाइमेट चेंज तो खैर आज दुनिया के सामने शायद सबसे बड़ी चुनौती है और इसका असर खासकर भारत जैसे विकासशील देश पर काफी गहरा हो सकता है। हाँ, बिल्कुल। तो आज हम इसी पर गहराई से बात करेंगे, समझेंगे कि ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट आखिर है क्या, फिर पेरिस एग्रीमेंट के बाद दुनिया भर में क्या चल रहा है क्लाइमेट एक्शन को लेकर। अच्छा, भारत के अपने लक्ष्य क्या हैं, वो जो INDCs कहलाते हैं, इंटेंडेड नेशनली डिटरमिन्ड कॉन्ट्रीब्यूशंस, और हाँ, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स यानी SDGs का इसमें क्या रोल है, सब कुछ जाहिर है यूपीएससी पर्सपेक्टिव से। ठीक है। और ये भी समझने की कोशिश रहेगी कि भारत जैसी अर्थव्यवस्था जहां देखिए गरीबी भी है, विकास की ज़रूरतें भी बहुत हैं, वो कैसे एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी के साथ तालमेल बिठा सकती है। हाँ, ये बड़ा सवाल है। जैसा कि स्रोत में भी इशारा है, ये बढ़ते हुए स्लम्स, सैनिटेशन की कमी, प्रदूषण, ये सब कहीं ना कहीं सस्टेनेबल डेवलपमेंट के रास्ते में रुकावटें तो हैं ही। बिल्कुल। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले देखते हैं कि ग्लोबल लेवल पर क्या हो रहा है, खासकर पेरिस एग्रीमेंट के बाद। हाँ, तो पेरिस एग्रीमेंट तो देखिए एक बहुत बड़ा कदम था, ऐतिहासिक था, लेकिन असली काम तो उसके बाद शुरू हुआ कि भाई इसको लागू कैसे किया जाए। हाँ, बिल्कुल। और इस सिलसिले में मोरक्को में जो COP22 बैठक हुई थी, वो काफी अहम रही। अच्छा, COP22। हाँ, वहां देशों ने ये तय किया कि पेरिस एग्रीमेंट के जो नियम कायदे हैं, जो प्रक्रियाएं हैं, उनको बनाने के लिए 2018 तक का एक लक्ष्य रखा जाए। अच्छा, मतलब रूल्स बनाने का काम वहां से तेज हुआ। किन मुख्य बातों पर फोकस रहा वहां? देखिए, कई टेक्निकल चीजों पर काम शुरू हुआ, जैसे देशों के जो NDCs हैं, उनके राष्ट्रीय लक्ष्य, उनको लेकर क्या गाइडलाइंस होंगी, पारदर्शिता कैसे पक्की की जाएगी, एक ट्रांसपेरेंसी फ्रेमवर्क कैसे बनेगा, सभी देशों की मिलीजुली प्रगति का आकलन, जिसे ग्लोबल स्टॉकटेक कहते हैं, वो कैसे होगा। अच्छा, ग्लोबल स्टॉकटेक। हाँ, फिर टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट और ट्रांसफर कैसे होगा, क्लाइमेट चेंज के असर से निपटने की तैयारी यानी अडेप्टेशन, उसे कैसे मजबूत किया जाएगा, और ये जो मार्केट बेस्ड या नॉन मार्केट बेस्ड तरीके हैं, उनका इस्तेमाल कैसे होगा, इन सब पर काम शुरू हुआ। ये सब तो पेरिस एग्रीमेंट को जमीन पर उतारने के लिए बेहद जरूरी कदम लग रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन विकासशील देशों के लिए दो मुद्दे हमेशा से बहुत अहम रहे हैं। एक तो क्लाइमेट फाइनेंस और दूसरा लॉस एंड डैमेज। हाँ, बिल्कुल। जलवायु परिवर्तन से जो नुकसान हो रहा है उसकी भरपाई, उनका क्या हुआ COP22 में? हाँ, ये बहुत जरूरी सवाल है। लॉस एंड डैमेज पर एक 5 साल का वर्क प्लान तय हुआ। ओके। और विकसित देशों ने जो वादा किया था कि 2020 तक विकासशील देशों के लिए हर साल $100 बिलियन क्लाइमेट फाइनेंस जुटाएंगे। हाँ, वो $100 बिलियन वाला वादा। हाँ, उसको पूरा करने के लिए एक रोड मैप भी जारी किया। ये पैसा एडेप्टेशन और मिटिगेशन उत्सर्जन कम करने, दोनों के लिए बहुत जरूरी है। और क्या कुछ देशों ने थोड़ी ज्यादा हिम्मत भी दिखाई, एम्बिशन? बिल्कुल दिखाई। एक ग्रुप है क्लाइमेट वल्नरेबल फोरम। इसमें वो देश हैं जिन पर क्लाइमेट चेंज का सबसे ज्यादा खतरा है। अच्छा, उन्होंने कहा कि भाई हम 2020 से पहले ही अपने NDCs को अपडेट करेंगे और ज्यादा एम्बिशियस बनाएंगे, लंबे समय के लिए लो एमिशन डेवलपमेंट स्ट्रेटजीज बनाएंगे और जल्द से जल्द 100% रिन्यूएबल एनर्जी का लक्ष्य हासिल करेंगे। अरे वाह! तो ये एक तरह से आप कह सकते हैं विकसित देशों पर भी दबाव बनाता है कि वो भी अपनी एम्बिशन बढ़ाएं। तो इसका ये निकलता है कि पेरिस एग्रीमेंट के बाद दुनिया वाकई इम्प्लीमेंटेशन मोड में आ गई, नियम बन रहे हैं, फाइनेंस और एडेप्टेशन पर फोकस बढ़ रहा है। एग्जैक्टली। और एक और महत्वपूर्ण बात थी COP22 में 2020 में एक फैसिलिटेटिव डायलॉग होना था। फैसिलिटेटिव डायलॉग? हाँ, इसमें IPCC की जो 1.5 डिग्री सी वार्मिंग पर स्पेशल रिपोर्ट आई थी, हाँ, और देशों की कलेक्टिव प्रोग्रेस, इन सब का असेसमेंट शामिल होना था। मकसद यही था कि देश अपने NDCs को और ज्यादा एम्बिशियस बनाने के लिए प्रेरित हो। चलिए, ये तो हुई ग्लोबल लेवल की बात। अब जरा भारत पर आते हैं। भारत के इंटेंडेड नेशनली डिटरमिन्ड कॉन्ट्रीब्यूशंस यानी INDCs क्या हैं? ये मेंस के लिहाज से तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। बिल्कुल।
यहाँ एक सवाल बन सकता है जैसे Analyze India's intended nationally determined contributions under the Paris Agreement. How do they reflect India's development needs and climate concerns, and what are the key challenges in achieving them? इसका विश्लेषण कैसे करेंगे? ये एकदम सही मेंस पर्सपेक्टिव है। देखिए, भारत के आईएनडीसीज को अगर आप देखें तो उसमें साफ झलकता है कि भारत एक संतुलन बनाने की कोशिश कर रहा है विकास की जरूरतें और जलवायु परिवर्तन की चिंताएं दोनों के बीच। पहला बिंदु तो भारत के जो पारंपरिक मूल्य हैं उनसे जुड़ा है संरक्षण और संयम, मतलब कॉन्जर्वेशन एंड मॉडरेशन। इस पर आधारित एक स्वस्थ और टिकाऊ जीवन शैली को बढ़ावा देना। अच्छा, लाइफस्टाइल पर जोर। हाँ, ये दिखाता है कि भारत इसे सिर्फ सरकारी नीतियों का मामला नहीं मान रहा है, बल्कि इसमें जन भागीदारी और लाइफस्टाइल चेंजेस को भी जोड़ रहा है। यानी सिर्फ पॉलिसी नहीं, लोगों की आदतें भी। और अर्थव्यवस्था और एमिशंस को लेकर क्या ठोस लक्ष्य रखे हैं? दूसरा, भारत ने कहा है कि वो एक क्लाइमेट फ्रेंडली और क्लीनर डेवलपमेंट पाथ अपनाएगा। और तीसरा, जो सबसे महत्वपूर्ण मिटिगेशन टारगेट है, अपनी जीडीपी की एमिशंस इंटेंसिटी को। एमिशंस इंटेंसिटी? हाँ, मतलब जीडीपी के प्रति यूनिट उत्सर्जन, उसको 2005 के स्तर की तुलना में 2030 तक 33 से 45% कम करना। ओके, 33 से 35% कमी एमिशन इंटेंसिटी में 2030 तक 2005 के लेवल से। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रीलिम्स फैक्ट है, इसे नोट करना चाहिए। बिल्कुल। और एनर्जी सेक्टर में खासकर रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर क्या टारगेट है? चौथा लक्ष्य भी उतना ही महत्वपूर्ण है। 2030 तक भारत की जो कुल बिजली उत्पादन क्षमता है, इंस्टॉल्ड कैपेसिटी, उसका लगभग 40% नॉन फॉसिल फ्यूल बेस्ड एनर्जी रिसोर्सेज से हासिल करना। 40%? हाँ, इसमें सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, पनबिजली, ये सब शामिल है। 40% cumulative electric power installed capacity from non-fossil fuel sources by 2030. ये एक और की टारगेट है प्रीलिम्स के लिए। अच्छा, यहाँ पर एक यूपीएससी मेंस 2015 का सवाल बिल्कुल फिट बैठता है। आंसर? वो सवाल था, to what factors can the recent dramatic fall in equipment costs and tariff of solar energy be attributed? What implications does the trend have for the thermal power producers and the related industry? मतलब ये जो सोलर एनर्जी के इक्विपमेंट सस्ते हुए हैं, टैरिफ गिरे हैं, इसके कारण क्या है और इसका असर थर्मल पावर वालों पर क्या पड़ रहा है, और ये भारत के 40% वाले लक्ष्य से कैसे जुड़ता है? हाँ, ये बहुत अच्छा कनेक्शन है। देखिए, सोलर एनर्जी की लागत में जो गिरावट आई है उसके कई कारण हैं। एक तो टेक्नोलॉजी बेहतर हुई है, जाहिर है। फिर इकोनॉमीज ऑफ स्केल, मतलब जब बड़े पैमाने पर उत्पादन होता है तो लागत कम होती है। सरकार की नीतियां भी काफी सपोर्टिव रही हैं, और जो कॉम्पिटिटिव बिडिंग प्रोसेस है उससे भी कीमतें नीचे आई हैं। अच्छा। और ये गिरावट सीधे तौर पर भारत का जो 40% नॉन फॉसिल फ्यूल कैपेसिटी वाला आईएनडीसी लक्ष्य है उसे हासिल करने में मदद कर रही है। इससे न सिर्फ हमारा क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन तेज हो रहा है, बल्कि देश की एनर्जी सिक्योरिटी भी बढ़ रही है। और थर्मल पावर इंडस्ट्री पर इसका क्या असर दिख रहा? असर तो दिख रहा है। निश्चित तौर पर सोलर टैरिफ का गिरना थर्मल पावर के लिए एक बड़ी चुनौती है। उन्हें अब कड़ी प्रतिस्पर्धा मिल रही है। हाँ। उन्हें अपनी एफिशिएंसी सुधारनी होगी, प्रदूषण कम करने के लिए शायद नई टेक्नोलॉजी अपनानी पड़ेगी, और हो सकता है भविष्य के निवेश को लेकर भी दोबारा सोचना पड़े। ये ट्रेंड साफ दिखाता है कि भारत का एनर्जी सेक्टर तेजी से बदल रहा है, रिन्यूएबल्स की तरफ जा रहा है, जो क्लाइमेट गोल्स के लिहाज से अच्छी खबर है। बिल्कुल। तो ये सोलर एनर्जी कॉस्ट वाला PYQ दिखाता है कि कैसे टेक्नोलॉजी, पॉलिसी और मार्केट फोर्सेस मिलकर भारत के क्लाइमेट कमिटमेंट्स को हकीकत बनाने में भूमिका निभा रहे हैं। अच्छा, आईएनडीसीज के और कौन से हिस्से थे? एमिशन इंटेंसिटी और रिन्यूएबल कैपेसिटी के अलावा 5वां लक्ष्य है 2030 तक अतिरिक्त जंगल और पेड़ लगाकर, मतलब एडिशनल फॉरेस्ट एंट्री कवर बढ़ाकर 2.5 से 3 बिलियन टन CO2 के बराबर का अतिरिक्त कार्बन सिंक बनाना। 2.5 से 3 बिलियन टन CO2 का अतिरिक्त कार्बन सिंक, ये भी बड़ा लक्ष्य है। हाँ। छठा, क्लाइमेट चेंज के प्रति जो संवेदनशील क्षेत्र हैं, जैसे कृषि, जल संसाधन, हिमालयी क्षेत्र, तटीय इलाके, स्वास्थ्य, आपदा प्रबंधन, इनमें अडैप्टेशन यानी अनुकूलन क्षमता को बेहतर बनाना। अडैप्टेशन तो भारत के लिए बहुत ही जरूरी है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज के प्रभाव यहाँ ज्यादा महसूस होने की आशंका है। बिल्कुल। और फाइनेंस और टेक्नोलॉजी के बारे में क्या कहा गया है आईएनडीसीज में? 7वां बिंदु फाइनेंस से जुड़ा है कि भाई इन सभी मिटिगेशन और अडैप्टेशन कामों को लागू करने के लिए घरेलू स्रोतों से तो पैसा जुटाना ही है, साथ ही विकसित देशों से नए और अतिरिक्त अंतर्राष्ट्रीय फंड भी जुटाने हैं। वही 100 बिलियन वाली बात फिर से। हाँ, कुछ वैसा ही। और 8वां,
कटिंग एज क्लाइमेट टेक्नोलॉजी के प्रसार और रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए एक घरेलू ढांचा बनाना और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का आर्किटेक्चर तैयार करना। तो कुल मिला के देखें तो भारत के एनएनडीसीज काफ़ी व्यापक हैं। मिटिगेशन, एडेप्टेशन, फाइनेंस, टेक्नोलॉजी और सस्टेनेबल लाइफस्टाइल सभी पहलू शामिल हैं। हाँ, तो जो मेंस का सवाल हमने शुरू में उठाया था, उसके जवाब में हम कह सकते हैं कि एनएनडीसीज भारत की विकास प्राथमिकताओं जैसे ऊर्जा ज़रूरतें और जलवायु चिंताओं जैसे उत्सर्जन कम करना और अनुकूलन, इन दोनों का मिश्रण पेश करते हैं। है तो महत्वाकांक्षी, लेकिन इनको हासिल करने में फाइनेंस, टेक्नोलॉजी और प्रभावी इम्प्लीमेंटेशन बड़ी चुनौतियां रहने वाली हैं। एकदम सही विश्लेषण। अब आईएनडीसीज और क्लाइमेट एक्शन के साथ साथ एक और महत्वपूर्ण फ्रेमवर्क है जिस पर ध्यान देना जरूरी है। वो हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स यानी एसडीजीज। हाँ, एसडीजीज 2015 में संयुक्त राष्ट्र ने अपनाए थे और 2030 तक हासिल करने का लक्ष्य है। ये सिर्फ पर्यावरण तक ही सीमित नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये बहुत व्यापक हैं। इनमें गरीबी, भुखमरी, स्वास्थ्य, शिक्षा, समानता जैसे कई आयाम शामिल हैं। हमारे स्रोत में गोल 1 से लेकर गोल 16 तक का जिक्र है। अच्छा, कौन कौन से हैं जरा बताएंगे? हाँ, देखिए, गोल 1 है नो पॉवर्टी, कोई गरीबी नहीं। गोल 2 जीरो हंगर, शून्य भुखमरी। गोल 3 गुड हेल्थ एंड वेलबींग, अच्छा स्वास्थ्य और कल्याण। गोल 4 क्वालिटी एजुकेशन, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। गोल 5 जेंडर इक्वालिटी, लैंगिक समानता। गोल 6 क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, स्वच्छ पानी और स्वच्छता। सैनिटेशन वाला गोल 6 तो बहुत अहम है भारत के लिए। बिल्कुल। फिर गोल 11 सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज, टिकाऊ शहर और समुदाय। गोल 12 रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन, जिम्मेदार उपभोग और उत्पादन। गोल 13 क्लाइमेट एक्शन, ये तो सीधे हमारी चर्चा से जुड़ा है। हाँ, गोल 13। गोल 14 लाइफ बिलो वाटर, पानी के नीचे जीवन। गोल 15 लाइफ ऑन लैंड, भूमि पर जीवन। और गोल 16 पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस, शांति, न्याय और मजबूत संस्थाएं। गोल 7, 8, 9, 10 इसमें लिस्टेड नहीं थे शायद स्रोत में। हाँ, सीधे लिस्टेड नहीं थे, लेकिन जैसे क्लीन एनर्जी SDG 7 या डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ SDG 8, ये सब भी जुड़े हुए तो हैं ही। खासकर SDG 7 और SDG 11 हमारी चर्चा के लिए काफी प्रासंगिक हैं। ये गोल्स वाकई बहुत कॉम्प्रिहेंसिव हैं और आपस में गहरे जुड़े हुए लगते हैं। जैसे गरीबी मिटाना गोल 1 या सबको ऊर्जा देना गोल 7, ये क्लाइमेट एक्शन गोल 13 के बिना शायद संभव नहीं। और क्लाइमेट एक्शन का असर स्वास्थ्य गोल 3 और शहरों गोल 11 पर पड़ेगा ही। बिल्कुल सही पकड़ा। यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए तो इन गोल्स के नंबर्स और उनके कोर ऑब्जेक्टिव्स जानना बहुत जरूरी है। हाँ, और मेंस के लिए ये समझना महत्वपूर्ण है कि भारत अपनी राष्ट्रीय नीतियों और योजनाओं को, जैसे मान लीजिए आयुष्मान भारत है या स्वच्छ भारत मिशन, इनको इन एसडीजीज के साथ कैसे अलाइन कर रहा है, कैसे जोड़ रहा है। ये गोल्स अब भारत के डेवलपमेंट नैरेटिव का एक अहम हिस्सा बन चुके हैं। तो क्लाइमेट एक्शन, एनडीसीज और एसडीजीज, इन दोनों को एक साथ देखना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। तो हमने ग्लोबल एक्शन देखा, भारत के एनडीसी समझे और एसडीजीज का फ्रेमवर्क भी देख लिया। अब आते हैं चुनौतियों पर। भारत के सामने सस्टेनेबल डेवलपमेंट और क्लाइमेट गोल्स हासिल करने में मुख्य बाधाएं क्या नजर आती हैं? देखिए, चुनौतियां तो कई स्तर पे हैं। जैसा हमने इंडिसीज के संदर्भ में भी बात की, पहली और शायद सबसे बड़ी चुनौती है फाइनेंस जुटाना, पैसा। हाँ, पैसा। भारत के जो महत्वाकांक्षी लक्ष्य हैं उनके लिए घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्रोतों से भारी निवेश की जरूरत पड़ेगी। दूसरी चुनौती शायद टेक्नोलॉजी की है। नई और क्लीन टेक्नोलॉजी तक पहुंच, उसका ट्रांसफर और देश में ही R&D को बढ़ावा देना, जैसा INDCs में भी कहा गया है, वो बहुत क्रूशल है। हाँ, टेक्नोलॉजी गैप एक बड़ा मुद्दा है। तीसरा, इम्प्लीमेंटेशन, मतलब जमीनी स्तर पर योजनाओं को लागू करना। हाँ, ये तो अक्सर होता है। खासकर एडेप्टेशन स्ट्रैटेजीज को कृषि, जल संसाधन जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में प्रभावी ढंग से लागू करना एक बड़ा प्रशासनिक और गवर्नेंस चैलेंज है। अक्सर नीतियां कागज पर अच्छी होती हैं, पर उनका क्रियान्वयन कमजोर रह जाता है। और शायद एक सबसे बुनियादी चुनौती है वो संतुलन साधने की, कि भारत को एक तरफ तेजी से आर्थिक विकास भी करना है ताकि करोड़ों लोगों को गरीबी से बाहर निकाला जा सके, रोजगार बने, इंफ्रास्ट्रक्चर बने। हाँ, विकास तो चाहिए ही। और दूसरी तरफ ये भी पक्का करना है कि ये विकास पर्यावरण को नुकसान न पहुंचाए और सस्टेनेबल हो,
ये ट्रेड ऑफ मैनेज करना शायद सबसे मुश्किल काम है। बिल्कुल। स्रोत भी इसी तरफ इशारा करता है कि गरीबी अपने आप में एक बड़ी पर्यावरणीय समस्या है और विकास के लाभ जब तक सब तक नहीं पहुंचते, मतलब इंक्लूसिव नहीं होते, तब तक सस्टेनेबल डेवलपमेंट अधूरा ही रहेगा। ये जो स्लम्स हैं, साफ सफाई की कमी है, प्रदूषण है, ये सब आपस में जुड़े हुए मुद्दे हैं। फिर डेटा की कमी, मॉनिटरिंग मैकेनिज्म्स का अभाव और अलग-अलग सरकारी विभागों के बीच कोऑर्डिनेशन की कमी, ये सब भी इम्प्लीमेंटेशन को मुश्किल बनाते हैं। तो इस पूरी चर्चा का सार क्या निकलता है? अगर यूपीएससी मेंस के नजरिए से देखें तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट और क्लाइमेट एक्शन अब भारत की विकास रणनीति के केंद्र में आ चुके हैं। हाँ, ये तो तय है। भारत के आईएनडीसीज वैश्विक मंच पर उसकी प्रतिबद्धता दिखाते हैं, लेकिन इन लक्ष्यों को हकीकत बनाने के रास्ते में फाइनेंस, टेक्नोलॉजी और इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन की बड़ी चुनौतियां हैं। बिल्कुल। और एसडीजीज एक व्यापक फ्रेमवर्क देते हैं जिसके साथ राष्ट्रीय प्राथमिकताओं को जोड़ने की जरूरत है। इकोनॉमिक ग्रोथ को एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के साथ बैलेंस करना, यही कोर चैलेंज बना हुआ है। एकदम सही सारांश है। और प्रीलिम्स के लिए जो मुख्य बातें याद रखनी है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मूल कॉन्सेप्ट क्या है, पेरिस एग्रीमेंट के बाद के मुख्य घटनाक्रम जैसे COP22, $100 बिलियन फाइनेंस गोल, लॉस एंड डैमेज वर्क प्लान। भारत के आईएनडीसी टारगेट्स बिल्कुल याद रखने हैं, वो 33-35% एमिशन इंटेंसिटी रिडक्शन वाला आंकड़ा 2030 तक 2005 के स्तर से, 40% नॉन फॉसिल फ्यूल बिजली क्षमता 2030 तक और वो 2.5 to 3 अरब टन CO2 का अतिरिक्त कार्बन सिंक 2030 तक। हाँ, ये आंकड़े जरूरी हैं। और प्रमुख एसडीजीज के कोर ऑब्जेक्टिव्स, खासकर गोल 1, 2, 3, 6, 7, 11, 13। और हाँ, सोलर एनर्जी की लागत में गिरावट जैसे ट्रेंड्स और उनकी इम्प्लीकेशंस को समझना भी जरूरी है, जैसा PYQ में देखा हमने। बिल्कुल। अंत में एक सवाल जो शायद सोचने पर मजबूर करता है, भारत अपने विकास की जो ज़रूरतें हैं, खासकर ऊर्जा सुरक्षा और गरीबी उन्मूलन, उनको अपने महत्वाकांक्षी जलवायु लक्ष्यों के साथ कैसे रिकंसाइल कर सकता है, कैसे तालमेल बिठा सकता है? क्या मौजूदा नीतियां और लक्ष्य काफ़ी है, या हमें व्यवस्था में और बड़े बुनियादी बदलावों, रेडिकल सिस्टमिक चेंजेस के बारे में सोचने की ज़रूरत होगी? ये एक बड़ा सवाल है आगे के लिए। इस पर विचार ज़रूर किया जाना चाहिए। चलिए, तो अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। धन्यवाद। धन्यवाद।